ऐसा बुरा हाल करने वाला और कोई नहीं बल्कि चिराग ही था। उन्होंने तुरंत चिराग को अपने घर बुलाया और खूब खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन जब इतने से भी नहीं हुआ तो उन्होंने चिराग को नमन से माफी मांगने को कहा, जिसके लिए चिराग ने साफ इनकार करते हुए कहा, किस बात की माफी दादू? आज मैंने नमन को उसकी ही गलतियों के लिए क्या मारा, आपका दिल पिघल गया। और जब इसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, मैं अंधा हो गया था, तब तो इसने मुझसे कोई माफी नहीं मांगी थी और ना ही आपने कोई जिद की थी कि हाँ नमन, तुम्हें चिराग से माफी मांगनी होगी क्योंकि तुमने अपनी गलती की वजह से उसे हेल्पलेस कर दिया है, उसका फ्यूचर खराब कर दिया है। उस वक्त तो आपको मुझ पर कोई दया नहीं आई थी, लेकिन आज आपको नमन को इस हालत में देखकर इतना हर्ट हो रहा है। क्यों दादू? क्या आपने कभी मुझे मन से अपना पोता नहीं माना? कभी नहीं। क्या आपको कभी नहीं लगा कि मुझे भी किसी के सपोर्ट की जरूरत हो सकती है? मुझे भी किसी का साया चाहिए हो सकता है, अपने दादू का प्यार चाहिए हो सकता है। दादू बस चुपचाप चिराग की बातें सुन रहे थे। शायद उनके पास चिराग के सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। ऐसा गमगीन माहौल देखकर नमन को तो इस बात की चिंता होने लगी थी कि कहीं दादू के दिल में वाकई चिराग के लिए प्यार ना जाग जाए। इसीलिए उसने अपना रोना शुरू कर दिया। दादू आप प्लीज किसी डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए, वरना मेरा सर दर्द से यही फट जाएगा। प्लीज दादू, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बोलकर वो सीधा धड़ाम से सोफे पर बैठ गया। दादू जो अब तक खामोश होकर चिराग की बातें सुन रहे थे, वो अब वापस चिराग पर भड़क कर बोले, लो देख लो तुमने अपने भाई के साथ क्या किया। अब शायद तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाए। आखिर ले ही लिया ना तुमने बदला। चिराग दादू की बात सुनकर एकदम हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी आंखों पर नमन के ही प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनको चिराग से रत्ती भर लगाव नहीं था। वो उसकी परिस्थिति से कोई सहानुभूति नहीं रखते थे। वो नमन के लिए जितने गर्मजोश थे, चिराग के मामले में उतने ही ठंडे थे। चिराग ये सब देखकर अंदर से कलप रहा था, लेकिन दादू के आगे शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। दादू बार बार नमन का सर सहला रहे थे, उसकी चोट पर फूंक मारकर उसे आराम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चिराग से एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा। जबकि उस हाथापाई में चोट चिराग के भी माथे पर आई थी, लेकिन दादू को उसकी चोट का कोई होश नहीं था। चिराग अब और ये दुख झेल नहीं पा रहा था। वो जितना ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखता, उतना उसका कलेजा और दुखता, वो और हर्ट होता। इसीलिए उसने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। वो जैसे ही वहां से निकलने लगा, नमन ने उसे रोक लिया और कहा, तुम ऐसे ही चले जाओगे? नमन इतना ढीठ और बेशर्म किस्म का आदमी था कि अब भी उसे अपनी माफी की ही पड़ी थी। चिराग ने उसे सुनाते हुए कहा, ऐसे ही चले जाओगे से क्या मतलब है तुम्हारा? और मार खाना चाहते हो क्या मुझसे? ये बात सुनकर नमन हड़क गया और वापस दादू का हाथ पकड़ लिया। दादू ने भी ना जाने कैसी कठोर गोलियां खा रखी थी कि अब भी वो नमन का ही साइड लेते हुए बोले, तो तुम वाकई जा रहे हो? चिराग ने गुस्से में आकर कहा, क्यों आपको मेरा ऐसे जाना बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने नमन से माफी नहीं मांगी? आप एक काम क्यों नहीं करते दादू? आप खुद मुझे मारकर अपने पोते का बदला क्यों नहीं ले लेते? आपको भी सुकून मिल जाएगा और आपके इस लाडले पोते को भी। चिराग नमन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला। दादू चिराग के ऐसे सीधे वार से थोड़ा हिचकिचा गए। उन्होंने उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वापस नमन की पट्टी ठीक करने में लग गए। दरअसल नमन वाकई में बचपन से ही उनका फेवरेट रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि नमन हमेशा से ही वो चापलूस किस्म का बच्चा था जो बड़ों की गोद में घुसे रहते हैं। बड़े रात को दिन बुलाए तो दिन कहता था और दिन को रात बुलाए तो रात कहता था। उसे कुछ सही गलत की नहीं पड़ी थी। वो हमेशा दादू की गुड बुक्स में रहना चाहता था। वहीं चिराग नमन से एकदम अलग था। वो दिन को दिन ही कहता था और रात को रात। उसे सही और गलत में फर्क मालूम था और यही कारण था कि दादू उससे धीरे धीरे कटने लगे। ना दादू ने कभी चिराग को हाथ बढ़ाकर प्यार किया और ना ही चिराग ने उनका प्यार पाने के लिए कभी अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। कुछ बच्चे होते हैं ना जो प्यार चाहते जरूर है मगर कभी सामने वाले को जताकर मांग नहीं पाते। चिराग उन्हीं बच्चों में से था। चिराग अलग था। वो भी दादू से उतना ही प्यार करता था, बस उसका तरीका नमन से थोड़ा अलग था। दादू ये तरीका कभी समझ ही नहीं पाए। उन्हें बस वही प्यार दिखा जो नमन ने उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें दिखाया। धीरे धीरे दादू की नमन से सहानुभूति जुड़ती गई और चिराग से कम होती गई। दोनों जब बड़े हुए तो अंतर हर चीज में दिखने लगा, घर में भी और ऑफिस में भी। दादू नमन की बड़ी से बड़ी गलती भी अपनी दलीलों से छिपा लेते और वहीं चिराग की छोटी से छोटी गलती पर भी राई का पहाड़ बना देते। लेकिन इस बात का एक गलत असर ये भी हुआ कि नमन हमेशा दादू पर डिपेंडेंट रहा और चिराग ने बिजनेस के वो सारे गुण सीख लिए जो उसे अपने लिए काम आने वाले थे। दादू को यह अंतर साफ दिख रहा था। नमन भले ही उनके दिल के करीब था, लेकिन बिजनेस के लिए उन्हें चिराग नमन से कहीं ज्यादा केपेबल लगता था। नतीजा हुआ कि दादू ने बिजनेस का बड़ा शेयर चिराग के हाथों में सौंप दिया ताकि उनके बिजनेस को कोई हार्म ना हो। मगर ये बात नमन को अच्छी नहीं लगी।
तब तक उसकी हिम्मत और जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने चिराग को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि दादू उसकी इस गलती पर भी पर्दा डाल ही देंगे। चिराग को मारने की कोशिश तो खैर नाकामयाब रही, लेकिन इस वाक्य में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन आखिरकार नमन ने जैसा सोचा था वही हुआ। दादू ने नमन की इस गलती को भी अपनी फालतू की दलील से छुपा ही लिया। नतीजा ये निकला कि अब चिराग के मन में दादू के लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। उसने अपना बिजनेस अलग कर लिया। ये सारी बातें चिराग के मन को और दुख पहुंचा रही थी। चिराग के वहां रहते हुए तो दादू ने नमन को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चिराग को ढील नहीं देना चाहते थे। लेकिन उसके चले जाने के बाद उन्होंने नमन को कहा, चिराग ये क्या कहना था कि तुमने उसे उकसाया है ऐसा करने के लिए, क्या ये सच है? नमन ने साफ कहा, दादू मैंने जो भी किया हमारे लिए किया, हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन के लिए किया। मुझे लगता है मैं उस पागल को चिराग से दूर कर दूंगा। वो 1-2 दिन में उसे भूल कर मूव ऑन कर जाएगा, ताकि फिर हम उसकी दूसरी शादी करवा सके किसी अच्छी लड़की से जिसका दिमाग ठीक हो। मुझे क्या पता था कि वो उस पागल के लिए मेरी जान ही लेने आ जाएगा। हालांकि दादू को नमन की हरकतों का भी खूब अंदाजा था, लेकिन वो उसके दुलार में पागल थे। उसने दादू को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि दादू को भी उसकी बात अब पहले से ज्यादा सही लगने लगी। नमन ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एकदम लपेट रखा था। दादू ने नमन की बात से हाँ में हाँ मिलाकर कहा, नमन बात तो तुम सही कर रहे हो बेटा, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? चिराग तो पागल हो गया है उस लड़की के पीछे, तो क्या उसे सुधारने के लिए तुम भी उसकी जैसी हरकतें करोगे? ये बोलकर दादू ने तुरंत डॉक्टर को फोन घुमा दिया। दादू के घर से निकलने के बाद चिराग और विनय दोनों गाड़ी में बैठ गए। विनय दादू के इस व्यवहार से एकदम दंग और चिराग का चेहरा देखकर दुखी था। वो चिढ़कर बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सुखदेव जी नमन सर की साइड कैसे ले सकते हैं। वो भी सब कुछ जानने के बाद भी इतने बाइज्ड कैसे हो सकते हैं? वो आज पहली बार बाइज्ड नहीं हुए हैं जो तुम इतना चौंक रहे हो। उनकी ये हरकत मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बट एनीवेज अच्छा ही है। आज फाइनली दादू ने बची कुची उम्मीद भी खत्म कर ही दी। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अब मुझे उनके बारे में भी नहीं सोचना है। चिराग गुस्से से ज्यादा हर्ट था, ये उसकी बातों से साफ पता चल रहा था। अगले ही दिन किसी बिजनेस पोर्टल पर किसी कस्टमर ने दादू की कंपनी में बने किसी प्रोडक्ट के खिलाफ ट्वीट किया। चंद ही मिनटों में वो ट्वीट एकदम से वायरल हो गया और उस पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए। एक भी कमेंट प्रोडक्ट के फेवर में नहीं था। सबके सब कंपनी की सिर्फ बुराई ही कर रहे थे। जाहिर है ये पोस्ट विनय की नजर में भी आ गई। उसने तुरंत चिराग को दिखाया और कहा, सर एक टाइम था जब सुखदेव जी का सारा बिजनेस आप संभालते थे और कंपनी की क्या अमेजिंग ग्रोथ थी, लेकिन आज देखिए क्या हाल हो चुका है। चिराग ने गुस्से में बोला, नहीं विनय, अब मुझे इतने से शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी करो, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में कौड़ियों के भाव बिके, तब जाके मुझे सुकून आएगा। मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। एक तरफ चिराग नमन को बर्बाद करने की प्लानिंग बना रहा था, तो दूसरी तरफ रूही भी इसी काम में जुट चुकी थी। रूही ने जानवी को कहा, जानवी मुझे नमन को सबक सिखाना ही है। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हालांकि नमन जानवी का कजिन था, मगर उनके रिश्ते कुछ खास थे नहीं कि जानवी को उसकी बात का कोई बुरा लगता। बल्कि उसने तो कहा, रूही महराज तो चाहते ही हैं कि आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर्स लोअर रेट पर रहे, तो क्यों ना उनके साथ ही कोलैबोरेट करके ये पॉसिबल किया जाए। ऑब्वियसली आई एम फाइन विद दिस, रूही ने कहा। मगर एक दिक्कत है। क्या? रूही ने पूछा। इतनी बड़ी बात करने के लिए तो मेहरा इंडस्ट्रीज की बॉस से ही बात करनी होगी ना, लेकिन मैंने तो आज तक उन्हें कभी देखा ही नहीं है, और ये बात मैं ऐसे किसी और से कैसे कर सकती हूँ? जानवी की बात सुनकर रूही एकदम ताज्जुब में पड़ गई। वो बिल्कुल भड़क कर बोली, जानवी, आर यू इवन सीरियस? मतलब तुम इतने दिन से उनके साथ बिजनेस कर रही हो, लाखों के ट्रांजैक्शंस कर रही हो, और तुमने उन्हें एक बार देखा तक नहीं? क्या है ये? जानवी ने धीरे से अपनी बात रख दी। रूही, बिजनेस तो मैं तुम्हारे साथ भी करती थी ना, और हमारे बीच भी कितने ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन मैंने तुम्हें भी तो नहीं देखा था ना। रूही एकदम से शांत हो गई। उसके पास इस बात का कोई पलट जवाब नहीं था। जानवी ने आगे कहा, यार एक्चुअली मेरी सारी बात उस कंपनी के एक कोऑर्डिनेटर से होती आई है, वही सब कुछ सेट करता है जो भी होता है। रूही ने तुरंत कहा, तो उसी कोऑर्डिनेटर को बोलो कि इस बार अपने बॉस के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो हम उसके साथ आगे बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कम्युनिकेट करती हूँ उससे, लेकिन तुम क्या ऐसे ही उससे मिलोगी? आई मीन एज अ रूही ही उससे मिलोगी? जानवी ने सोचते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट। तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारा मास्क किस दिन काम आएगा। जानवी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। रूही ने आगे कहा, वहां पर मैं तुम्हारी सेक्रेटरी रहूंगी और तुम मेरी बॉस। जो भी कन्वर्सेशन होगा वो तुम करोगी। ऑफ कोर्स आई विल बी लिसनिंग एवरीथिंग, बट फ्रंट फुट पर तुम रहोगी। जानवी इस मीटिंग के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। उसने खिलखिला कर कहा, मैं आज ही उस कोऑर्डिनेटर से बात करके तुम्हें सारी बात बताती हूँ। क्या महराज के साथ रूही की मीटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी? आखिर चिराग नमन के साथ आगे क्या करने वाला था?
आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।